हे माय डियर लिसनर्स, ये मेरी पहली स्टोरी है और इसमें मुझे आप सबका पूरा सपोर्ट चाहिए। कहानी पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट्स। थैंक यू। अध्याय 1। सोहा, जिसे कभी चाहा ही नहीं गया। सोहा एक खूबसूरत, जिद्दी और मजबूत 25 साल की लड़की थी। उसके परिवार के लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा था। उन्हें हमेशा से एक बेटे की चाह थी, इसलिए जब सोहा पैदा हुई तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि मायूसी छा गई। उन्होंने उसके जन्म को एक गलती, एक सजा समझा, जैसे सोहा ने किसी और के जन्म का हक छीन लिया हो। उसे कभी अपनापन नहीं मिला। पैदा होते ही उसे एक आया के हवाले कर दिया गया और जैसे ही वो 6 साल की हुई उसे हॉस्टल भेज दिया गया, हमेशा के लिए। उसके अपने माँ बाप ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। जब उसकी माँ दोबारा गर्भवती हुई तब सिर्फ 5 साल की सोहा को घर से दूर कर दिया गया, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसकी मनहूसियत की वजह से फिर से लड़की ना हो जाए। जब उसकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे गोद में उठाया गया, सबकी आंखों का तारा बना दिया गया और सोहा, उसे हॉस्टल भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका साया भी उस खास बच्चे पर न पड़े। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि सोहा भी उसी खून का हिस्सा थी। हॉस्टल में भी सोहा के साथ भेदभाव हुआ, उसे दर्द मिला, तन्हाई मिली और एक दिन सिर्फ 8 साल की उम्र में सोहा वहां से भाग गई। उसी दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रास्ते में उसे 2 बुजुर्ग मिले, एक दयालु जोड़ा जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सोहा को अपना लिया। सोहा ने भी उन्हें अपना नाना नानी मान लिया, अपना सब कुछ समझ लिया। नाना नानी के साथ रहकर सोहा ने जिंदगी का असली मतलब जाना। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, अपने सपने बनाए, लेकिन दिल के किसी कोने में उसके साथ हुए भेदभाव का दर्द जिंदा था। उसने ठान लिया था एक दिन वो इतनी बड़ी बनेगी कि उसका नाम उन सब लोगों से ऊंचा होगा जिन्होंने उसे कभी अपनाया ही नहीं। वो दुनिया को दिखाएगी कि लड़की होना बदनसीबी नहीं बल्कि एक वरदान है, और सोहा ने ये कर दिखाया। सिर्फ 24 साल की उम्र में सोहा ने बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। उस दिन उसके नाना ने मुस्कुराते हुए उसे एक किताब दी, माई मैजिकल रीबर्थ। सोहा हैरान थी, इतनी बड़ी सफलता पर एक किताब। उसने चुपचाप किताब ले तो ली, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज थी। एक रात जब उसका मूड बहुत खराब था, उसने वो किताब उठाई और कुछ पन्ने पढ़े। कहानी के किरदार उसे बहुत अजीब लगे, कमजोर, बेकार। ये हीरोइन तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, सोहा गुस्से में बोली, अपने साथ साथ विलन और अपने भाई को भी ले डूबी। मुझे ये किरदार बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर उसने किताब जमीन पर फेंक दी। तभी अचानक उसकी उंगली किताब के कवर से हल्की सी कट गई और एक बूंद लाल खून किताब पर गिर गया। उसी वक्त किताब के पन्ने खुद पलटने लगे और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली जो सीधा सोहा की गर्दन पर जा लगी, जहां एक लाल चमकता हुआ निशान बन गया और सोहा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 6 महीने बाद एक रात जब सोहा घर लौट रही थी, उसके दुश्मनों ने उस पर हमला किया। सोहा ने हिम्मत से लड़ाई की, लेकिन उसके खाने में कुछ मिला दिया गया था। उसकी ताकत सिर्फ 30 फ्रंट बची थी। जब उन लोगों की नजर उसकी इज्जत तक पहुंची तो सोहा ने एक आखिरी फैसला लिया। उसने अपनी कार में ब्लास्ट कर दिया, अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए। अगली सुबह एक शाही महल, रेशम की चादरें, एक नर्म सा बिस्तर और उसमें लिपटा एक नन्हा सा शरीर। उस लड़की ने जब आंखें खोलीं तो सब कुछ बदल चुका था। जब उस बिस्तर पर लेटी लड़की ने आंखें खोलीं तो एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। एक अजनबी छत, अजनबी दीवारें और एक अजनबी सुकून। लेकिन जैसे ही कुछ यादें लौट कर आईं, वो सीधा झटके से उठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और आंखों में डर था। थोड़ी देर बाद जब खुद को संभाला तो उसने अपने चारों तरफ नजर डाली। वो जगह उसके लिए पूरी तरह नई थी, लेकिन इतनी शाही, इतनी खूबसूरत कि कुछ पल के लिए उसकी आंखें बस उस जादुई रोशनी को देखती रह गईं। रेशमी पर्दे, सोने की कारीगरी वाला फर्नीचर और एक बड़ा सा आईना जो कमरे के कोने में था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। जब उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसका ध्यान अपने ही शरीर की तरफ गया और एक और झटका लगा। उसका रंग, उसके हाथ, उसके बाल। वो फौरन उस बड़े से आईने के पास गई। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा वो डर गई। ये कौन है?
उसके होंठों से हल्की सी आवाज निकली, ये तो मैं नहीं हो सकती। उसके सामने एक अजनबी अनोखी सी लड़की खड़ी थी, करीब 16-17 साल की, काली त्वचा, पीले रंग के बाल और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप जैसा कुछ। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं, शायद ये कोई बुरा सपना हो, लेकिन जब आंखें खोलीं तो सब वैसा ही था। मैं तो मर गई थी कार ब्लास्ट में। तो ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? और हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे प्यारे पाठकों, ये सोहा ही है, जो अब मर चुकी थी और अब एक नए चेहरे, नए शरीर और शायद एक नए किरदार में फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिल में था, ये शरीर किसका है और उस नॉवेल माय मैजिकल रीबर्थ का इससे क्या लेना देना? और सबसे बड़ी बात, क्या ये दूसरी जिंदगी सोहा के लिए एक नई शुरुआत है या फिर एक और मुश्किल इम्तिहान? जानने के लिए पढ़िए माय मैजिकल रीबर्थ का अगला अध्याय। और हाँ प्यारे पाठकों, अपने कमेंट्स जरूर देना, क्योंकि आपके शब्द, आपकी सोच ही सोहा के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है आपका एक सुझाव कहानी का अगला मोड़ तय कर दे। तो प्लीज मेरी नॉवेल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे और हिम्मत देता है लिखने के लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अध्याय 2, नई पहचान, नई जंग। सोहा अब धीरे धीरे अरवा की यादें महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे सब कुछ उसके जहन में लौटने लगा। उसे समझ आ गया था कि 2 महीने पहले अरवा की जिंदगी में एक नाम आया था, सर्वा। वो लड़की जो अरवा की हंसती खेलती दुनिया में अंधेरा ले आई थी, एक ऐसा साया जो अरवा की रोशनी को निगल गया। तब अरवा इस महल की लाडली मासूम सी राजकुमारी थी, सबकी दुलारी, सबकी मुस्कान की वजह। पूरा परिवार उसे जान से ज्यादा चाहता था। उसका वजूद इतना अनमोल था कि उसे दुनिया की नजर से छुपाकर रखा गया था। लेकिन दुश्मन तो बहुत थे, और अरवा को क्या पता था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने ही घर में, अपने जैसे दिखने वाले चेहरे में छुपा बैठा है। जब सर्वा इस घर में आई तो अरवा बहुत खुश हुई। उसे लगा जैसे उसे एक बहन मिल गई हो, एक साथी। लेकिन अरवा के भोले और प्यारे दिल को सर्वा ने उसकी कमजोरी समझ लिया। अरवा की खूबसूरती, उसका असर, सब कुछ सर्वा के लिए जलन बन गया, और फिर ये जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। सर्वा ने पहले प्यार से अरवा का भरोसा जीता। सबके सामने वो एक बड़ी बहन बनकर रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अरवा को तोड़ने की चालें चलना शुरू कर दी। वो अरवा के कान भरने लगी। तुम में कोई खास बात नहीं है, इसलिए तुम्हें दुनिया से छिपाया जाता है। ये लोग तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। मैं ही तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। अरवा, जिसे कभी झूठ की पहचान नहीं थी, धीरे धीरे सर्वा की बातों में आने लगी। उसने अपनी सुंदरता छिपानी शुरू कर दी, अपना प्यारा स्वभाव, अपनी सादगी तक बदल दी, बस इसलिए क्योंकि सर्वा ने कहा था कि यही उसकी आजादी का रास्ता है। सर्वा ने कहा, अगर तुम्हें इस घर से बाहर जाना है तो खुद को ऐसा बना लो कि ये लोग तुम्हें खुद ही जाने को कहें। और अरवा, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, बन गई जिद्दी, अजीब और अनजान सी लड़की। लेकिन फिर भी परिवार ने उसे कभी छोड़ने की नहीं सोची, क्योंकि वो उनकी जान थी। फिर आया वो दिन जब सर्वा ने कहा, एक छोटा सा नाटक करो, झूठा आत्महत्या का ड्रामा, सब डर जाएंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। अरवा ने मना किया, लेकिन सर्वा ने कहा, मैं सिर्फ बेहोश करने वाली दवा दूंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन सर्वा ने झूठ बोला। उसने ऐसी जहरीली दवा दी जिसमें मौत छिपी थी। अगर अरवा का बड़ा भाई उस रात कमरे में ना आता तो शायद अरवा मर चुकी होती। लेकिन उसने अरवा का नीला पड़ा चेहरा देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। कई दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद अरवा की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, और फिर सोहा उसके शरीर में आ गई। अब सोहा को सब याद आ चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर से बिस्तर पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब से मैं अरवा हूँ, एक नई अरवा, जिसका अतीत और पहचान अब बदल चुका है। उसने आंखें बंद कर खुद से कहा, जिस प्यार से मैं दूर थी वो अब मुझे मिलेगा। जो परिवार मैंने कभी नहीं पाया वो अब मेरा है, और जिसने अरवा को तोड़ा था उसे हर दर्द का हिसाब लिया जाएगा। तभी उसकी गर्दन पर एक लाल सी रोशनी चमकने लगी।
वही रोशनी, वही निशान जो उस रात उस जादुई किताब से निकला था। अब ये रोशनी और तेज हो चुकी थी, लेकिन अरवा को अब तक नहीं पता था कि उसके अंदर सिर्फ एक नई रूह नहीं, एक नई ताकत भी जाग चुकी थी। अब समय आ गया है असली कहानी शुरू होने का। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और अरवा यानी सोहा समझ गई कि दरवाजे पर कौन होगा। उसने आंखें बंद रखीं, लेकिन किसी के जूतों की धीमी आवाज सुनाई दी। कोई उसकी तरफ आ रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी अपने के आने का एहसास हो रहा था। फिर किसी का हाथ उसके हाथ पर रखा, नर्म लेकिन थोड़ा कांपता हुआ, और फिर उसकी हथेली पर किसी के आंसुओं की गर्मी महसूस हुई। तभी एक दर्द भरी लेकिन बहुत प्यारी आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरा बच्चा, मेरी जान, उठ जाओ। एक हफ्ता हो गया तुम्हें ऐसे ही देखे हुए। तुम्हारा भाई तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया है। जो तुम चाहोगी वही होगा मेरी गुड़िया। बस एक बार आंखें खोल दो। अपने भैया को ऐसे मत तड़पाओ। मुझे मेरी वही पुरानी अरु वापस दे दो, वो प्यारी सी गुड़िया जो सबकी मुस्कान थी। हमने सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें दुनिया से छिपाया, लेकिन अगर अब तुम जाग गई तो मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। तुम हमारी इज्जत हो, शर्म का कारण नहीं। माफ कर दो मुझे बच्चा। ये आवाज किसी और की नहीं, अरवा के बड़े भाई आरव कपूर की थी। जब से अरवा को अस्पताल से घर लाया गया था, वो कोमा में थी। आरव दिन रात उसके पास रहता, अपना सारा काम घर से करता। उसकी बातों में इतना प्यार और पछतावा था कि अरवा का दिल भी भर आया। सोहा, जो अब अरवा थी, महसूस कर रही थी असली अरवा का दर्द। आरव की हर बात सीधा उसके दिल तक जा रही थी। वो भाई जिसके लिए असली सोहा जिंदगी भर तरसती रही, अब उसके सामने था आरव, इतना प्यारा, इतना रक्षक। सोहा का दिल भर आया। उसने खुद से कहा, रब का शुक्र है मुझे आरव मिला, एक नई जिंदगी, एक नई पहचान। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ में हल्की सी हरकत हुई। आरव ने तुरंत महसूस किया। वो खुशी से चौंक गया। उसने अरवा की उंगलियों की हर हरकत देखी और तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। मैं आरव कपूर बोल रहा हूँ, मुझे डॉक्टर अभी और इसी वक्त चाहिए। अरवा ने उंगलियां हिलाई हैं। डॉक्टर के पसीने छूट गए। आरव कपूर का कॉल था, देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। आरव ने अरवा का सिर अपनी गोद में रखा, उसके माथे पर प्यार से चूमा और कहा, थैंक यू बच्चा, मेरी जिंदगी वापस लाने के लिए। ये सुनकर अरवा, जो अब सोहा थी, के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिल में एक नई रोशनी जागी। उस पल वो भूल गई कि उसने क्या खोया था। उसे बस ये महसूस हुआ कि ये प्यार अब उसका है और अब वो इसे कभी नहीं खोएगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अरवा के चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन अचानक उसकी गर्दन के पास फिर से एक लाल रोशनी चमकने लगी, बहुत हल्की लेकिन साफ नजर आने वाली, जैसे कोई पुराना निशान फिर से जाग गया हो। किसी और को शायद कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अरवा के अंदर एक गर्म सी लहर उठी, जैसे कुछ नया जन्म ले चुका हो। और उसी वक्त कहीं दूर, हाँ, एक आदमी अंधेरे में खड़ा मुस्कुराया। तैयारी शुरू हो चुकी है। रीडर्स, आपके थॉट्स और प्रेडिक्शंस जरूर कमेंट करें। आपके वर्ड्स ही मेरी राइटिंग की ताकत हैं। इस नॉवल को लिखने में मेहनत लगती है और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, फिर भी कहानी की शुरुआत होती है जब अरवा को अपने माथे पर आरव के प्यार से भरे किस का स्पर्श महसूस हुआ। उसका दिल एक गर्माहट से भर गया, क्योंकि अरवा इस प्यार के लिए पूरी जिंदगी तरसी थी और अब आखिरकार उसे उसका हक मिल रहा था। अरवा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने एक बहुत ही सुंदर चेहरा दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही घमंड था। उसकी आंखों में अरवा को बस अपना ही अक्स नजर आ रहा था, जैसे वो आंखों में ही बसी हो। आरव एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। लड़कियां उस पर मरती थीं, लेकिन उसके दिल पर सिर्फ एक ही लड़की राज करती थी, उसकी छोटी बहन, उसके दिल की धड़कन, हमारी अरवा। दुनिया के लिए आरव कपूर जितना ठंडा और कठोर दिल वाला था, उससे कहीं ज्यादा नरम दिल वो अपनी बहन के लिए था। अरवा की आंखें खुलती देख आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गईं और वो बस एक शब्द बोल पाया, मेरा बच्चा। तभी अरवा भी मुस्कुराकर अपने भाई को देखकर बोली, भाईयों। अरवा की आवाज और उसके मुंह से भाई सुनने के लिए आरव के कान तरस गए थे। पिछले 2 महीनों से वो हर दिन बस एक ही दुआ करता था कि उसकी अरु उसे फिर से पहले की तरह भाई बुला ले।
लेकिन सरवा की वजह से अरवा ने आरव से बात करना लगभग छोड़ ही दिया था। आज इतने दिनों बाद अरवा की आवाज में खुद को भाई सुनकर आरव की आंखों में रुके आंसू बह गए। वहीं अरवा भी आरव का दर्द समझ रही थी, इसीलिए उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए और उसने प्यार से अपने भाई के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर में जब आरव खुद को संभाल पाया तो उसे एहसास हुआ कि अरवा भी रो रही है। उसे ख्याल आया कि अरवा अभी कोमा से उठी है, कहीं उसकी तबीयत पर असर न पड़ जाए। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा अलग होकर अरवा को चुप कराते हुए बोला, बस बच्चा, रोना नहीं है। आरव ने धीमे स्वर में कहा, देखो भैयू तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रोना नहीं है भैयू की जान। इतना कहकर आरव ने बहुत प्यार से अरवा के आंसू पोंछे। कपूर मेंशन। उधर कपूर मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आरव का इंतजार कर रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी मेंशन के बड़े से दरवाजे से डॉक्टर खान को अंदर आते देखा गया, जो परिवार के पुराने और भरोसेमंद डॉक्टर थे। उनका यूं अचानक और तेजी से अंदर आना सबको हैरान कर गया। सबने एक साथ उन्हें रोककर सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसी वक्त शैडिल कपूर ने अपनी तेज रोबदार आवाज में कहा, डॉक्टर खान रुकिए। यह आवाज सुनते ही डॉक्टर खान के कदम थम गए। उन्होंने डाइनिंग टेबल की ओर देखा, जहां पूरा कपूर परिवार एक साथ मौजूद था। उन्हें हैरानी हुई, मुझे तो आरव ने बहुत बड़ी इमरजेंसी में बुलाया था, वो भी प्रिंसेस से जुड़ी ऐसी खबर देकर, और यहाँ सब इतने आराम से बैठे हैं। डॉक्टर खान अपने ही विचारों में उलझे हुए थे। तभी दादाजी की गंभीर आवाज ने उन्हें वर्तमान में वापस ला दिया। डॉ खान, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने हैरानी से पूछा। तभी डॉक्टर खान ने पूरे परिवार की तरफ देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या आप सबको नहीं मालूम क्या हुआ है? तभी डॉक्टर खान ने पूरे परिवार की तरफ देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या आप सबको नहीं मालूम क्या हुआ है? दादाजी बोले, नहीं मालूम है बेटा, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं। डॉ खान ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे कुछ देर पहले आरव की कॉल आई थी दादाजी। उसने मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचने को कहा। बात अरवा से जुड़ी थी। ये सुनते ही पूरा परिवार एक झटके में चिंता में डूब गया। सबके चेहरे पर हैरानी और डर के मिले जुले भाव थे। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। तभी अरविंद जी बोले, प्रिंसेस के लिए क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? और आरव ने हमें क्यों नहीं बताया? दादी जी भावुक होकर बोली, मेरी बच्ची को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। चलो जल्दी से मेरी राजकुमारी के पास चलो। इतना कहते ही पूरा परिवार अरवा के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिस पर जरा भी चिंता या दुख नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि सरवा कपूर थी, जो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी थी। अपने मन में बड़बड़ाई, शुक्र है आखिरकार इस मनहूस से हमेशा के लिए पीछा छूटा। मर ही गई होगी। आखिर वो जहर कोई मामूली जहर नहीं था, पूरे 6 दिन तक धीरे धीरे तड़पाकर जान लेता है। इतना कहकर वो भी धीमी चाल से चेहरे पर दुख के भाव ओढ़कर अरवा के कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही सब लोग कमरे के करीब पहुंचे, उन्हें एक लड़की की शहद से भी मीठी आवाज सुनाई दी। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, वो तो उनकी अपनी राजकुमारी की थी। बिना एक पल गंवाए सब जल्दी से कमरे के अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उनके सामने उनकी आंखों का तारा, उनकी शहजादी अरवा एक छोटी बच्ची की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी नजरों के सामने उसका बड़ा भाई आरव था, जिसके चेहरे पर भी वही सुकून और मुस्कान थी, जैसे बरसों से कोई अधूरी चीज आज पूरी हो गई हो। इतनी ही देर में नई अरवा की शरारतें शुरू हो चुकी थीं। उस वक्त आरव किसी हैंडसम यंग मैन की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारे जोकर की तरह लग रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को हंसाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फ्लैशबैक। जब अरवा खड़ी होकर वॉशरूम जाना चाहती थी, तो आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया, ताकि उसे जरा सी भी तकलीफ न हो। लेकिन जैसे ही वे आईने के सामने से गुजरे, अरवा की नजर एक बार फिर अपने अक्स पर पड़ गई। आईने में जो चेहरा दिखा, उसे देखकर अरवा को अपनी पुरानी जिंदगी की खूबसूरती याद आ गई। अब वो अक्स ऐसा था कि बदसूरत जैसे अल्फाज भी उस पर हंसने लगे। अरवा की आंखों में आई उदासी को देखकर आरव सब समझ गया। वो बिना कुछ
कहे उसे वॉशरूम ले गया और धीरे से कहा, आराम से हो आओ। फिर बाहर कमरे में लौट आया। आरव ने फौरन अरवा के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को बैग से निकालकर बेड पर सजा दिया। जैसे ही अरवा बाथरूम से निकली और दरवाजे पर खड़ी हुई, उसके सामने फिर वही चेहरा था, उसका भाई आरव। आरव तुरंत आगे बढ़ा और एक बार फिर अरवा को अपनी बाहों में उठा लिया। ये देख अरवा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस बेइंतहा प्यार को महसूस करके उसका दिल भी धीरे धीरे खिलने लगा। बेड तक पहुंचकर अरवा ने वहां रखे अजीब अजीब से मेकअप प्रोडक्ट्स को देखा और थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरी प्यारी बहना को अपनी कला का जादू चलाने का पूरा हक है मेरी इस नक्शे पर। अरवा ने पहले उसे हैरानी से देखा, फिर उसे याद आया कि बाथरूम जाने से पहले उसने खुद को आईने में देखकर जो उदासी महसूस की थी, आरव ने वो सब पढ़ लिया था। अब बिना ज्यादा सोचे अरवा खुशी खुशी अपनी कला आजमाने लगी। कभी उसके गालों पर कुछ बनाती, कभी बालों में कुछ उलझाती, कभी कानों पर कुछ चिपकाती, और थोड़ी ही देर में आरव एक जोकर से भी ज्यादा क्यूट और फनी लगने लगा। उसे देखकर अरवा अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई, पेट पकड़कर हंसने लगी। कमरे में बस उसकी खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी और तभी दरवाजा खुला और पूरा परिवार अरवा को खिलखिलाते हुए हंसते देखता रह गया। जब अरवा की नजर सबसे पड़ी तो वह अचानक चुप हो गई और चेहरे पर अजीब से भाव लेकर सबकी तरफ देखने लगी। वहीं आरव ने भी जब अरवा को यूं अचानक शांत होते देखा तो उसने भी उसकी नजरों का पीछा किया। आरव की पीठ उन सब की तरफ थी, इसलिए वह पहले उन्हें देख नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद अरविंद कपूर आगे बढ़े और कांपते हाथों से अपनी बेटी का सिर सहलाया। जब उन्हें यकीन हुआ कि उनकी बेटी सच में ठीक है तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। अपनी बेटी को इतने दिनों बाद होश में देखकर और 2 महीनों बाद यूं हंसते हुए देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरवा को गले लगाते ही उन्हें अपने दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ, वो सुकून जिसकी तलाश वे पिछले 2 महीनों से कर रहे थे। हर दिन अपनी बेटी को एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा देखकर उनका दिल कितनी बार टूट चुका था, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकते थे। बाकी परिवार का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सबने बहुत दिनों बाद इस महल की राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखा था। आज जैसे इस महल की दीवारें भी खुशी मना रही थीं, जो इतने वक्त से वीरान पड़ी थीं। उधर अरवा ने भी जिंदगी में पहली बार पिता के प्यार को महसूस किया, उस गर्माहट को जो एक पिता की बाहों में होती है। वह गर्माहट जो अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचाने की ताकत रखती है और दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में रखने की चाह रखती है। ये एहसास अरवा के लिए बिल्कुल नया था। वो हमेशा दूसरों के पापा को उनके बच्चों के साथ देखकर खुद को अकेला, लाचार और बदकिस्मत महसूस करती थी। लेकिन आज जब ये सब हकीकत बनकर सामने था तो अरवा बहुत भावुक हो गई। उसकी आंखें भी भर आईं और उसने भी अरविंद कपूर को कसकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद आरव ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा, डैड, अरु की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर आप यूं ही उसे पकड़े रखेंगे तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। पहले डॉक्टर को उसे चेक करने दीजिए। आरव की बात सुनकर अरविंद जी को भी उसकी बात सही लगी। उन्होंने प्यार से अरवा के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उस स्पर्श को महसूस करते ही अरवा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर आरव ने डॉक्टर खान को इशारा किया कि वह अरवा को चेक करे। डॉक्टर खान ने कुछ देर तक अरवा की जांच की, फिर उसका सिर प्यार से सहलाते हुए सबकी ओर देखकर बोले, प्रिंसेस सच में बहुत बहादुर है, जो इतने खतरनाक जहर से भी लड़कर वापस आई है। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने जो लक्षण उसके ब्लड रिपोर्ट्स में आज काफी मेहनत से पाए हैं वो बहुत ही रेयर हैं। ऐसे जहर की चपेट में आने के बाद कोई इंसान 6 दिन के अंदर ही हार मान लेता है, लेकिन हमारी प्रिंसेस ने हार नहीं मानी। उसने लड़ाई लड़ी और जीतकर वापस आ गई। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अब अरवा ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं जिनसे इसकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ये फिर से पहले जैसी फिट और फाइन हो जाएगी। ये सुनकर पूरे परिवार ने चैन की सांस ली। सबके चेहरे पर राहत और मुस्कान लौट आई। लेकिन वहीं कोई ऐसा भी था जिसे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। कुछ देर पहले जब सरवा अरवा के कमरे के पास पहुंची थी, तब उसने अरवा को अपने पिता की बाहों में देखा था। अब जब डॉक्टर ने सबके सामने उसकी हालत ठीक बताई तो सरवा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपनी आंखों में बेहिसाब नफरत लिए अरवा को जानलेवा निगाहों से घूरने लगी। उस वक्त अगर किसी की नजर सरवा पर पड़ती तो वह इंसान उसके इरादे आसानी से समझ सकता था।
उधर अरवा अब अपने दादाजी, दादी माँ, बड़े पापा और बड़ी माँ से भी मिल चुकी थी। अरवा के 2 भाई और भी थे, आकाश कपूर के बेटे आहिर कपूर और रेयान कपूर, जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। उनके बारे में आपको आगे चलकर जानने को मिलेगा। अभी तो पूरा परिवार अरवा को ढेर सारा प्यार दे रहा था, क्योंकि आज सबको अरवा में एक अलग ही बदलाव दिख रहा था। वही पुरानी 2 महीने पहले वाली हंसमुख प्यारी अरवा। तभी सबके कानों में एक मीठी शहद सी घुली आवाज गूंजी और फिर सभी के बीच से एक बेहद खूबसूरत लड़की चेहरे पर दुनिया भर की चिंता और फिक्र लिए अरवा के सामने आई। उसकी नम आंखों से बहता प्यार झलक रहा था। उसने अरवा को गले लगाकर बड़े प्यार से कहा, मेरी छोटी सी बहन अरु, अब तुम कैसी महसूस कर रही हो? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? ये कोई और नहीं बल्कि सरवा थी। उसके इस नाटक को पूरा परिवार मुस्कुराकर देख रहा था, सिवाय आरव के। आरव को सरवा कभी पसंद नहीं थी। उसे हमेशा सरवा से एक अजीब सी नकारात्मक फीलिंग आती थी, और जब से सरवा इस घर में आई थी, आरव को अपनी फूल जैसी बहन अरवा के बदलते व्यवहार ने सरवा पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तब अरवा खुद से भी ज्यादा सरवा पर भरोसा करती थी। यही वजह थी कि आरव हमेशा चुप रहता, क्योंकि वह अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था। आज भी सरवा का यूं अरवा के करीब जाना आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह जानता था कि अरवा उसे बहुत मानती है, इसलिए वो चुपचाप सरवा की एक्टिंग देखने लगा। सरवा की अदाकारी इतनी सधी हुई थी कि यह सब एक सच्चे रिश्ते का भावुक दृश्य लग रहा था, जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए वाकई में बहुत परेशान हो। लेकिन हमें तो हकीकत पता है, और अब अरवा को भी। तो चलिए देखते हैं कि नई अरवा अब सरवा का क्या हाल करती है। अरवा मन ही मन खुद से कहती है, इतनी बकवास एक्टिंग कहीं उल्टी ही ना आ जाए। ये मोटे मोटे आंसू देखकर कोई भी धोखा खा जाए। लगता है किसी ग्लिसरीन की टंकी फिट करवा रखी है इस चुड़ैल ने अपनी इन चूहे जैसी आंखों में। और ये अरवा कितनी मासूम थी जो इसकी बातों में आ जाती थी। अरवा बेवकूफ बनाना तो इसके लिए बच्चों का खेल था, लेकिन अब इस नेवले की शक्ल वाली नागिन को उसी के जहर से जला न डाला तो मेरा नाम भी अरवा कपूर नहीं। इतना सोचते ही अरवा के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई, और फिर उसने सरवा को जोर से धक्का दे दिया। सरवा संभल नहीं पाई और सीधा अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसके घुटनों में चोट लग गई। अरवा के इस अचानक एक्शन से पूरा परिवार सकते में आ गया। सबसे ज्यादा झटका तो सरवा को ही लगा था। बेचारी सदमे के मारे न तो खड़ी हो पा रही थी, न ही उसे अपने घुटनों का दर्द महसूस हो रहा था। वो तो बस अरवा के उस थपेड़े से ही जड़ बनी बैठी थी। तभी अक्षरा जी जल्दी से आगे बढ़ी और सरवा को उठाने में मदद करने लगी। वहीं अरवा ने एकदम मासूम सी डरी हुई शक्ल बनाई और सीधा अपने बड़े भाई आरव के सीने में छुप गई। कांपती आवाज में बोली, भाइयों, ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों छू रही थी बिना मेरी मर्जी के? पहले उसने मुझे जबरदस्ती गले लगाया, फिर अपने नाखून मेरी बाह में चुभा दिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। जहां कुछ देर पहले सब अरवा के एक्शन से हैरान थे, अब उसकी बातों से और भी ज्यादा चौंक गए थे। जिस सरवा को अरवा पिछले 2 महीने से सबसे ज्यादा मानती थी, उसी को अब वो पहचानने से इनकार कर रही थी। वहीं आरव अपनी बहन को यूं डरे सहमे देखकर एकदम गुस्से से भर गया। ऊपर से अरवा की हथेली पर वो नाखूनों के निशान देखकर, जिनसे हल्का सा खून भी रिस रहा था, उसका चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। सरवा की रूह तक कांप उठी। अरवा और पूरा परिवार उस सिहरन को महसूस कर पा रहे थे। तभी सरवा को अपनी ओर किसी की खतरनाक गहरी नजरों का एहसास हुआ। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर 2 जलती हुई लाल आंखों से टकरा गई और एक पल को उसे लगा कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकलने ही वाली है। आरव की आंखों में उतरा वो क्रोध देखकर सरवा घबरा गई। उसने घुटकते हुए कहा, वो असल में जब मैंने अरु को अचानक होश में देखा और वो ठीक ठाक थी, तो मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसे जोर से पकड़ लिया। शायद मेरी पकड़ थोड़ी कस गई थी, जिससे उसे चोट लग गई। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सरवा की सफाई सुनकर अरवा और आरव को छोड़कर बाकी सबको उसकी बातों पर यकीन हो गया। फिर सरवा ने थोड़ा और मासूम बनते हुए पूछा, लेकिन अरु ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, जैसे मैं कोई अजनबी हूं? उसने ऐसे कहा जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। अब सभी की नजरें फिर से अरवा पर टिक गईं। इस सवाल की ओर ध्यान खिंच गया था।
वहीं अरवा मन ही मन सरवा की इस नाटकीयता पर हंसी रोक नहीं पाई। फिर उसने अपनी मासूम आंखों से सबको देखा और अपने भाई की पकड़ और भी मजबूती से थाम ली।